आपका स्वागत करता हूं मैं फिर से एक बार। और अब हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो टॉपिक अलग अलग एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसमें से पूछे जाने वाले प्रश्न, एक तरफ अगर ये कंटेंट आपको समझ आ गया, अगर मेरे द्वारा बताई गई चीज़ों को आप ध्यान से फोकस करके समझ पाए, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए इस चैप्टर में प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। आइए बात करते हैं उस चैप्टर की। और ये है हमारी क्लास 5। और हमारा जो टॉपिक है वो है पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम। हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक की, उसको कहा जाता है पाचन तंत्र। पाचन तंत्र है क्या, या पाचन तंत्र में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो साधारण तौर पर अगर मैं पाचन तंत्र की बात करूं, तो हमारे शरीर में जाने वाला भोजन या हमारे शरीर में जाने वाले भोज्य पदार्थ, जिनको जटिल से सरल में बदल दिया जाए, जिसकी सहायता से बदल दिया जाए, वही तंत्र हमारे शरीर में है जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। मानव के शरीर का पाचन तंत्र अगर हम किसी दूसरे एनिमल से कंपेयर करके समझें, तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं जिनमें पाचन तंत्र के नाम पर सिर्फ अवशोषण होता है, जटिल को सरल में नहीं बदला जाता। आइए बात करते हैं पाचन तंत्र में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, या कौन से ऐसे चीजें हैं जिनके बारे में प्रश्न बन सकता है। तो हम बात कर रहे हैं पाचन तंत्र की। पाचन तंत्र को समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा इसकी प्रक्रिया को, इसकी प्रक्रिया को, इसका प्रोसेस। पाचन की प्रक्रिया क्या है, इसका प्रोसेस क्या है। तो ध्यान से इस बात को सुनेंगे कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, दुनिया में जितने भी जीव पाए जाते हैं, उनमें जितने भी ऐसे जीव हैं जिन जीवों के अंदर सरल पाचन तंत्र है, उनके द्वारा खाया जाने वाला भोज्य पदार्थ भी कैसा है, सरल है। मनुष्य के अलावा किसी दूसरे जीव की परिकल्पना करिए, किसी दूसरे जंतु की परिकल्पना करिए, जिसके द्वारा पकाया हुआ भोजन, तला हुआ भोजन, भुना गया भोजन, सेका गया भोजन खाया जा रहा हो। किसी दूसरे एनिमल की कल्पना कीजिए। हम अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स के अंदर प्रोसेस अलग है। बाकी सारे एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में भी शाकाहारी, जिनके अंदर सिर्फ शाक का यानी वेजिटेटिव प्रोडक्ट्स का पाचन होता है, मांसाहारी जिनमें मांस का पाचन होता है, और सर्वहारी जिनमें शाक और मांस दोनों का लिमिटेड पाचन होता है, उसमें और मनुष्य की जो पाचन प्रक्रिया है उसमें क्या डिफरेंस है। आप देखते हैं गाय को भोजन करते हुए, या गाय के मुख को, या गाय के मुंह के अंदर पाए जाने वाले दांतों को, तो वो दांत आपके दांत जैसे नहीं हैं। दुनिया में सारे एनिमल्स के दांतों से पता लगाया जा सकता है कि उनका बाकी का सिस्टम पाचन तंत्र में कैसा होगा। जब हम पैदा हुए, जब मनुष्य पैदा हुआ, तो उसके मुंह में दांत नहीं होना सीधा परिभाषित करता है इस बात को कि उसमें पाचन तंत्र पूर्णतः विकसित नहीं था। लेकिन जब ये विकसित हुआ, तो कैसी कैसी प्रोसेस हैं जो होती हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है जिसको हम कहते हैं आहारण। आहारण, आहारण का मतलब है अंतः ग्रहण। हमने जो खाया, जिसको हमने बोला इंजेशन, इट इज कॉल्ड इंजेशन, आहारण। जो भोजन हमारे जो भोजन हमारे सिस्टम में एंटर किया,
जब भोजन हमारे शरीर में एंटर किया, हमारे सिस्टम में एंटर किया, उसको बोला आहारण। उसके बाद इसके ऊपर एक प्रक्रिया काम करेगी जिसको हमने बोला पाचन। पाचन का अर्थ क्या होता है? टूटना। पाचन का अर्थ क्या है? टूटना, मतलब ब्रेक हो जाना। किसका? जटिल का। जटिल का सरल में टूट जाना। जटिल का सरल में टूट जाना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जटिल का सरल में टूट जाना, कॉम्प्लेक्स का सिंपल में टूट जाना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो पाचन हो रहा है, ये इसकी प्रक्रिया है। अब पाचन के बाद क्या है? जो चीज पच जाएंगी, जो जटिल चीज सरल में बदल जाएगी, जो जटिल चीज सरल में बदल जाएगी, उसका अवशोषण हो जाएगा। उसका अवशोषण हो जाएगा। किसमें? हमारे रक्त में। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन। ये कहां चले जाएंगे? हमारे रक्त में चले जाएंगे। और जिस चीज का अवशोषण हमारे रक्त में हो जाएगा, वो हमारी कोशिकाओं तक अगर जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे स्वांगीकरण। क्या कहेंगे? स्वांगीकरण। इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। खाना खाया, हमारे पाचन तंत्र में गया, पाचन तंत्र ने उसे ब्रेक किया, तोड़ दिया, जटिल को सरल में बदल दिया। जो चीजें हमारे आंतों के द्वारा अवशोषित कर ली गईं, वो हमारे रक्त में चली गईं, और जो रक्त में चली गईं वो हमारी कोशिकाओं में जाएंगी। उसको कहा जाएगा स्वांगीकरण, एसिमिलेशन। पहले क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। फिर क्या होगा? एसिमिलेशन। किसका? जो सरल चीजें अवशोषित। हमारी बॉडी को क्या चाहिए? सरल चीजें चाहिए। शरीर क्या मांगता है? सिंपल फूड मांगता है। सिंपल, सरल फल मांगता है, सब्जियां मांगता है, सलाद मांगता है। ये नहीं है कि आपके मोमोज, बर्गर, सैंडविच, पिज्जा मांगता है। ये तो जटिल चीजें हैं। और सबसे बड़ा समस्या क्या है कि ये ट्रांस फैट से बनी है। ट्रांस फैट। और ट्रांस फैट के बने होने के कारण ये हमें कई तरह की बीमारियों का घर बना देती हैं। हमारे शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से भर देती हैं। कौन? जिसमें ट्रांस फैट होता है। उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा जब न्यूट्रिशन पर बात करूंगा। पहले हमने समझा कि आहारण हुआ, इट इज कॉल्ड इंजेशन। खाना हमारे शरीर में जा रहा है, उसका पाचन, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, जटिल से सरल में बदल रहा है। जटिल क्या है? जो हम खा रहे हैं वो जटिल है। सरल क्या है? सरल जो उसमें से पोषक तत्व निकल रहे हैं, उसमें से अर्क निकल रहा है, उसमें से जूस निकल रहा है, उसमें से पोषण निकल रहा है, न्यूट्रिएंट्स निकल रहे हैं, वो सरल हैं। और वो किस में जाएंगे? वो हमारे रक्त में चले जाएंगे। और जो रक्त में जाएंगे उनका स्वांगीकरण हो जाएगा, मतलब हमारी कोशिकाओं में। समझ पा रहे हैं? अच्छा, फिर क्या होगा? फिर जो चीज आपकी बॉडी नहीं पचा सकती, जो आपका शरीर नहीं पचा सकता, जो पचने योग्य नहीं है, जिसको पचाया नहीं जा सकता, उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा बहिक्षेपण। क्या हो जाएगा? बहिक्षेपण। बहिक्षेपण का मतलब क्या होता है? बहिक्षेपण का मतलब क्या होता है? डिफेक्शन। इट इज कॉल्ड डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब अब ये हमारे शरीर से बाहर आ गया। जूस की मशीन से कभी जूस निकलते हुए देखा है? वो जो बाजार में एल्यूमिनियम की मशीन होती है जिसमें वो मौसमी का जूस निकालता है। तो क्या
जितना फल डाला जाता है पूरे का पूरा फल जूस में बदल जाता है? नहीं ना, जूस में नहीं बदलता। क्या होता है, वो जो जूस का पार्ट है वो सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है, और बाकी वेस्टेज भी उसमें से बाहर निकलती है। और जो वेस्टेज बाहर निकलती है वो वेस्टेज बहिक्षेपण है। हमारे शरीर में खाना पचाने की क्षमता अलग अलग आयु में अलग अलग हो सकती है। एक बच्चा पैदा हुआ, 6 महीने तक उसका भोजन अलग है, 6 महीने से 1 साल तक भोजन अलग है, 1 साल से 5 साल तक भोजन अलग है। कहते हैं 5 साल से छोटे बच्चे को कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिलानी चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं पिलानी चाहिए, ऐसी कोई भी चीज नहीं पिलानी चाहिए जिसमें प्रिजर्वेटिव का यूज किया गया हो। बाजार में मिलने वाले जूस पैकेट जो बंद हैं नहीं देने चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को प्रिजर्वेटिव्स ना दिए जाएं। समझ रहे हैं? अब उससे आगे, उससे आगे क्या, उससे आगे ये कि 5 साल से 10 साल के बच्चे का भोजन अलग है, और फिर 10 साल से लेकर अडल्ट व्यक्ति जो चीजें खा रहा है, एक उम्र के बाद 55-60 साल की उम्र के बाद उसका भोजन फिर बदल जाएगा, क्योंकि सब में डिफरेंस आता जाता है उसकी प्रक्रिया में, उसकी प्रोसेस में। मतलब क्या है कि जितना ज्यादा उम्र बढ़ती जाएगी हमारा शरीर फिर दोबारा से अपने असली कंडीशन को प्राप्त करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पूरी जवानी, पूरे अपने यूथ कंडीशन में बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जैसे ही उनकी उम्र बढ़ती है एक उम्र पे आके उन्हें बिल्कुल सरलता की तरफ आना पड़ता है, या तो मजबूरी में या अपने मन से। डॉक्टर कह देगा अब तुम ये नहीं खा सकते, अब तुम्हें ये नहीं खाना है। क्यों? क्योंकि अब शरीर के अंदर पाचन की शक्ति डिफरेंस हो गई, पाचन शक्ति में अंतर आ जाएगा। तो हमने क्या समझा कि आहारण भोजन को प्राप्त किया, पाचन अब शरीर में चल रहा है, जो पच जाएगा उसका रक्त में अवशोषण हो जाएगा, और जो नहीं पच पाएगा उसका बहिक्षेपण हो जाएगा, मतलब वो बहिक्षेपित हो जाएगा। तो हमने यहां पर यह समझ लिया कि ये प्रोसेस, हम जब किसी भी ऐसे जंतु की बात करते हैं जो हाई कैटेगरी में आता है, उच्च कोटि के जो जंतु होते हैं जो अपना भोजन परपोषी की कंडीशन में प्राप्त करते हैं, तो वहां पर इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि मनुष्य के अंदर किस प्रकार का पाचन, यानी कि मानव का, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। मतलब पाचन तंत्र तो है लेकिन वो किससे संबंधित है? मानव से संबंधित है, कि मानव का पाचन तंत्र कैसा है। मानव का पाचन तंत्र, तो मानव पाचन तंत्र का मतलब है कि ह्यूमन का पाचन तंत्र बाकी एनिमल्स से कैसे अलग है, उस पर हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सीधा लिए चलता हूं एक डायग्राम पर, जिस डायग्राम से संबंधित अगर हम डायग्राम को देख लेंगे तो हमें थोड़ा आसान हो जाएगा समझना, क्योंकि वन डायग्राम है 1024 वर्ड्स। तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम पढ़ेंगे तो ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में ये पूरा जो डायग्राम आप देख रहे हैं मनुष्य के पाचन तंत्र का है। तो शुरुआती तौर पर अगर यहां से शुरू करें तो देखें जरा कि सबसे पहले तो जो आहारण, जिस चीज को मैंने बोला वो इस हिस्से से होता है, इसको हमने बोला ओरल कैविटी, मुख गुहा। कहां से होता है? मुख गुहा से होता है। मतलब भोजन का जो प्रवेश होता है वो ओरल कैविटी से होता है। ओरल कैविटी का मतलब क्या है? ओरल कैविटी का मतलब होता है मुख गुहा, है ना, मुख गुहा, ओरल कैविटी, यहां से भोजन प्रवेश कर रहा है, तो इसी को हम कह देते हैं आहारण। भोजन प्रवेश कर रहा है। अब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, फेरेंक्स।
दो चीजों को याद रखिएगा, फेरेंक्स और लैरेंक्स। लैरेंक्स क्या होता है? आगे वॉइस बॉक्स। फेरेंक्स क्या है? पीछे आपके आपके यहां पर दो नलियां हैं, गर्दन में दो नलियां हैं। आगे वाली एक नली है, ये है श्वास नली, और पीछे वाली जो नली है ये है ग्रास नली। आगे वाली नली है वो है श्वास नली, और पीछे वाली जो नली है वो है ग्रास नली। ग्रास का मतलब क्या होता है? भोजन। तो ग्रास नली, ठीक है। तो ये जो ग्रास नली होती है, इसमें ये जो पीछे वाला हिस्सा है जिसको हम क्या कहते हैं? फेरेंक्स कहते हैं, फेरेंक्स। अब इसको ऐसे समझिए कि जो फेरेंक्स वाला हिस्सा होता है वो हमारे ओरल कैविटी का ही एक पार्ट है। आगे है लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स, और पीछे है फेरेंक्स। फेरेंक्स जुड़ा होता है किससे? ईसोफेगस से। अभी उस पर चर्चा करेंगे। नीचे है फ्लैप, टंग, यानी कि हमारी जो जीभ है वो फ्लैप की तरह से काम करती है। जब भोजन हम प्रवेश कराते हैं अपने मुंह में, तो जीभ का काम क्या होता है? फ्लैप का, यानी कि वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक उसको मूवमेंट कराने में हेल्प करती है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या होता है? मुख के अंदर दो चीजें हैं जिन पर हमें चर्चा करनी है, उसके बारे में मैं आपको बोर्ड पर ले चलूंगा। सबसे पहले तो टीथ के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके लिए पूरा एक डिस्कशन चाहिए, पूरा एक समय चाहिए जिसमें टीथ से रिलेटेड क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा है लार, है ना। दूसरा है स्लाइवा या सैलिवा, लार। तो मुख के अंदर ये दोनों चीजों पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, एक तो दांत पर और दूसरे लार पर। भोजन प्रवेश कर रहा है, ओरल कैविटी में कर रहा है। भोजन हमारे मुंह से, डाइजेशन सिस्टम का पार्ट यहीं से शुरू हो गया, मतलब हमारा डाइजेशन सिस्टम यहीं से शुरू हो जाता है। हमारा एलिमेंट्री कैनाल मुख से ही शुरू हो जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है या आहार नाल कहां से शुरू होती है, तो उसका आंसर है हमारे मुख से। मुख से ही पाचन तंत्र की शुरुआत हो जाती है। तो भोजन की शुरुआत पचने की मुख से शुरू हो जाती है, ठीक है। अब मुख के अंदर लार ग्रंथियां होती हैं, उन तीनों का नाम यहां लिखा हुआ है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। यहां पर लिखा है पैरोटिड, कर्णपल्लव, सबमैंडिबुलर, जिस जो नीचे की तरफ लगी है जिसको बोलते हैं अधोहनु, और सब लाइंगुअल जिसको कहते हैं अधोजिह्वा, सबसे छोटी होती है ये। सब लाइंगुअल सबसे छोटा है और पैरोटिड, कर्णपल्लव सबसे बड़ा है। ये लार ग्रंथि हैं और ये बहिर्स्रावीय ग्रंथियां हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड है बहिर्स्रावी, जो अपना सीक्रेशन किसमें छोड़ देती हैं? विदाउट ब्लड, ब्लड की हेल्प नहीं लेती, इनके पास अपनी नलिकाएं होती हैं। उनको हम हार्मोन्स वाले चैप्टर में और अच्छी तरीके से समझेंगे। तो पहली चीज ये समझ में आई। फिर उसके बाद हम चलते हैं अगले पड़ाव पर। तो यहां पर मुख के बाद जो अगली चीज है एलिमेंट्री कैनाल की, वो है ईसोफेगस। ईसोफेगस को ही हम क्या कह देते हैं? खाद्य नली या ग्रास नली। इसको बोला जाता है फूड पाइप। इट इज कॉल्ड फूड पाइप, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप। कई जगह पे इसको ऐसे भी लिखा है, ईसोफेगस। ईसोफेगस, ईसोफेगस को क्या कह देते हैं? खाद्य नली या आहार नली। आहार नाल नहीं, आहार नली। ये यहां से शुरू होती है और हमारे स्टमक तक जाती है, और इसकी लंबाई लगभग एक वयस्क व्यक्ति में 25 सेंटीमीटर की होती है। इसके बारे में भी अभी हम बोर्ड पर जाकर चर्चा करेंगे। पहले जनरल चीजों को समझ लेना, ओवरव्यू समझ लेना, फिर हम पॉइंट टू पॉइंट हर चीज पे चर्चा करेंगे। आपको पता चला, सबसे पहले हम ओरल कैविटी की बात कर रहे हैं। ओरल कैविटी में हमें टीथ की बात करनी है, हमें लार ग्रंथियों की बात करनी है।
समझ आया। उसके बाद हमें जाना है ईसोफेगस की तरफ, और जब हम ईसोफेगस की बात करते हैं तो ईसोफेगस का मतलब क्या होता है? खाद्य नली, खाद्य नलिका। क्या बोलते हैं? खाद्य नलिका, ईसोफेगस, खाद्य नलिका। ठीक है, आगे चलें। खाद्य नलिका के बाद अगला जो पड़ाव है भोजन का, जो हमने खाया है, जो ग्रास हमने लिया है, वो किस में आएगा? हमारे स्टमक में आएगा। किस में आएगा? हमारे स्टमक में आएगा। स्टमक का मतलब क्या होता है? अमाशय। स्टमक का मतलब क्या होता है? स्टमक का मतलब होता है अमाशय। अमाशय, अमाशय दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो इसकी शेप ऐसी है, आम जैसी। कैसी है? जैसे आम होता है। एक तो इससे समझ लो। समझ आया? कैसा शेप है? जैसे आम होता है, आम। तो मैं इसको क्या कह देता हूं? अमाशय। इसको क्या कह दिया? अमाशय। दूसरा, इसके अंदर अमाशय। ठीक। और इसके अंदर जो रस होता है, जो जूस होता है, उस जूस में कुछ विशेष क्वालिटीज होती हैं जो इसके अंदर निकलता है, इस हिस्से में निकलता है। तो ये भी हमारी आहार नाल का हिस्सा है, ये भी हमारी आहार नाल का हिस्सा है। समझ आ रहा है? यस। आगे चलें। उसके बाद भोजन किस में प्रवेश करता है? हमारी छोटी आंत में। हमारी छोटी आंत में देख रहे हो कैसे कितनी सलवटें पड़ी हुई हैं इसमें। ये कुंडली जैसी संरचना है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत को छोटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बीच में ये वाली जगह छोटी होती है, क्योंकि इसके बीच में ये वाली जगह छोटी होती है। ठीक है, ये वाली जगह। और इसको बड़ी आंत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये बड़ी जगह होती है, क्योंकि इसमें ये बड़ी जगह होती है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहा जाता है। समझ रहे हैं? छोटी आंत को छोटी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जगह छोटी थोड़ी थोड़ी होती है, छोटी होती है। दैट को स्मॉल। स्मॉल के बाद ये एंटर कर जाता है हमारी बड़ी आंत के अंदर, और बड़ी आंत के बाद वेस्टेज जो बचती है वो विद द हेल्प ऑफ रेक्टम एनस बाहर निकाल दी जाती है। हमारे मल के द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो बहिक्षेपित पदार्थ होते हैं, उसे रेक्टम के द्वारा बाहर निकाल दिया, एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, और इसी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिंपल, इसी से क्वेश्चन आ जाते हैं। डायग्राम से समझना आसान हो जाता है ना, एनिमेशन से समझना और भी आसान हो जाएगा। अभी इसके अंदर चलता हुआ देखेंगे तो और ध्यान से समझ में आएगा। तो ये है हमारा डाइजेशन सिस्टम। अब देखो, जब आपके पाचन तंत्र की बात हो रही हो तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हम विशेष तौर पे हमें ध्यान रहने चाहिए। क्या ध्यान रहना चाहिए? देखिएगा, सबसे पहले हमें ध्यान रहना चाहिए ओरल कैविटी, मतलब मुख गुहा। चलो मैं उसमें लिख देता हूं हिंदी में, है ना, मुख गुहा। इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख गुहा के बाद अगला जो भोजन का पड़ाव होगा वो क्या होगा? वो होगा खाद्य नली। खाद्य नली। खाद्य नली के बाद अगला क्या होगा? अगला होगा अमाशय। अमाशय के बाद अगला क्या होगा? अगला होगा आंतें। आंतें। फिर क्या होगा? मलाशय। मलाशय। और फिर मल द्वार। फिर क्या होगा? एनस, यानी कि मल द्वार। तो यहां से शुरुआत हुई और पड़ाव यहां तक। तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या कहलाता है? ये पूरा कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल। इसके अंदर हमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी, इसमें हमें कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। छोड़ दूं? देखो,
ये चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी। ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है, ये एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है? एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। कौन? लिवर। लिवर को एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं कहते हैं, साथ ही साथ गॉल ब्लैडर भी उसका पार्ट नहीं है और पेंक्रियाज भी उसका पार्ट नहीं है। फिर कौन कौन बचता है? ये जो बच गया वो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। ये पूरा एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब क्या होता है? आहार नाल। क्या होता है? आहार नाल। समझ आया या नहीं? समझ आया या नहीं? यस, समझ आ रहा है? तो हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल की। उसके बाद हम आगे और पॉइंट पर चर्चा करेंगे। इससे आगे चलते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी का मतलब क्या है? ओरल कैविटी का मतलब है मुख गुहा। ओरल कैविटी, ओरल कैविटी का मतलब है मुख गुहा। मुख गुहा का मतलब क्या है? हमारा मुख। ये जो यहां पर उसने गोला किया हुआ है, इसका काम क्या है? चबाना, लार, भोजन को नम नम कर देना, मॉइस्चर दे देना। सलाइवा कंटेन एंजाइम, एंजाइम मौजूद होते हैं। इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है? इस पर क्वेश्चन आता है। एक बार इसको पूरी इतना ओरल कैविटी तक समझ लेते हैं, फिर देखते हैं और इसके अंदर नया पॉइंट क्या है। तो पहले ओरल कैविटी को समझते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ओरल कैविटी की। तो मानव पाचन तंत्र में सबसे पहले जो प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं ओरल कैविटी पर। किस पर? ओरल कैविटी, मुख गुहा। तो मुख गुहा के अंदर दो चीजें समझनी है। क्या? भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है, ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। भोजन का पाचन कहां से शुरू हो जाता है? मुख गुहा से। अब मुख गुहा में दो चीजें हैं। नंबर एक, हमारे दांत क्या काम करते हैं? चबाने में, पीसने में, है ना, मिक्स कर देने में। दांत। अब दांतों से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब दांतों से रिलेटेड क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? नंबर एक, सबसे पहले पूछा जा सकता है दांतों का प्रकार, टाइप्स ऑफ टीथ। सबसे पहले पूछा जा सकता है टाइप्स ऑफ टीथ। दांत कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला प्रकार है इंसीजर, जिसको क्या बोलते हैं? कृतंक, काटने वाले दांत। कैसे होते हैं? काटने वाले। ये इसकी जड़ हो गई, है ना। सीमेंटम होता है इसके ऊपर, और ऊपर की साइड में इनेमल होता है यहां पर। ये नीचे का हिस्सा कहलाता है रूट, और आगे का हिस्सा ये ऊपर वाले जबड़े का है, ठीक है। तो नीचे की तरफ है, जो आगे की तरफ लगे हुए हैं, ये क्या है? ये है कृतंक। कृतंक की संख्या कितनी होती है मुंह के अंदर? 4 ऊपर होती है, 4 नीचे होती है। तो टोटल कितने हो जाते हैं? 8 कृतंक हो जाते हैं एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में। इसकी बात करेंगे बाद में, पहले हम बात करते हैं डायरेक्टली इंसीजर। दूसरा है कैनाइन, जिसको हम बोलते हैं रदनक या छेदक। या तो रदनक दांत बोल सकते हैं या छेदक बोल सकते हैं, है ना। नुकीले दांत, देहात में इसको कई बार बोल देते हैं खूंटे दांत, खूंटा बोलते हैं, खूंटा दांत है, नुकीला दांत है ना। तो उसको क्या बोल देते हैं? छेदक। कैसा दांत है? नुकीला। ऊपर जड़ कैसी है? ये रही जड़ इसकी, ठीक है, इस तरीके का दांत। तो क्या बोल दिया? छेदक। फिर आया प्रीमोलर। प्रीमोलर जिसको बोलते हैं अग्रच्यवर्णक या अग्रच्यूणक। अग्रच्यवर्णक या अग्रच्यूणक कैसे होंगे ये दांत? घेरा दांत। ये रूट है जो मसूड़े के अंदर फंसी रहती है, ठीक है, समझ आ रहा है। मोलर,
जितना लोग फैक्टबाजी करते हैं, फैक्ट में लिखावरी करते हैं, वो तो मैं ऐसे ही बीच बीच में बोलता जा रहा हूं। मैंने बोला दांत के ऊपर एक कठोर पदार्थ होता है जिसे इनेमल कहा जाता है, और रूट पे सीमेंटम होता है जिसकी सहायता से ये गड़ा रहता है हमारे रूट के अंदर। ठीक है, ऊपर क्या होता है? ऊपर क्राउन होता है, क्राउन। ठीक है, क्राउन। उसके बाद है मोलर, चवर्णक या च्यूणक। मोलर, मोलर कैसा है? ऐसा। जड़ कितनी है? 3। ऐसा। ये क्या हो गया? ये मोलर हो गया। ये सब ऊपर ऊपर के दांत बताए। ऊपर के दांत समझ में आ रहा है ना? ऊपर के दांत, ऊपर ऊपर की तरफ जो जबड़ा है उससे संबंधित है ये। ठीक है, जो ऊपर की तरफ जबड़ा है, अब ये नीचे की तरफ हो गया। ठीक है। हम्म। यस। अब इसको ऐसे कर देते हैं। हम्म। यस। तो ये मैंने दिखा दिया। नीचे ये जबड़े में, ये वाला हिस्सा जबड़े में हो जाता है। इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर कर देता हूं। यस। तो ये रूट में फंसा हुआ है, और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ। तो ये नीचे वाले जबड़े का दिखा दिया, या फिर आप कहें तो मैं इसको पलट देता हूं। लीजिए। ठीक है, तो वो मसूड़े में है, इसको हमने बोल दिया चवर्णक। ये क्या है? ये है आपके अग्र चवर्णक। ये हो गया चवर्णक। चवर्णक का मतलब क्या होता है? मुख्य चबाने वाले दांत। डिफरेंस देख लेना, यहाँ 3 जड़ें होती हैं, और जो पीछे की तरफ जैसे दाढ़ें कह देते हैं, और इसमें 2 जड़ें होती हैं। किसमें? प्रीमोलर में। तो कितने टाइप के दांत हो गए? 4 टाइप के दांत हो गए। कौन कौन से हो गए? आई, सी, पी, एम। कौन कौन से हो गए? आई, सी, पी, एम। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कितने टाइप के हो गए? 4 टाइप के हो गए। क्या हो गए? टीथ 4 टाइप के हो गए। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। समझ आया या नहीं? समझ आया या नहीं? आ गया समझ? यस। तो यहां पर हमने क्या समझा कि 4 टाइप के टीथ होते हैं। अब इसमें हमें करना है डिस्कशन इनकी संख्या के आधार पर। तो संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा टीथ किसमें मिलेंगे? अडल्ट में मिलेंगे। अडल्ट मतलब एक वयस्क व्यक्ति में। फिर टीन एजर, टीन मतलब किशोरा अवस्था। फिर फिर माइनर्स, माइनर्स या किड्स, है ना? कई जगह पे लिखा होता है इंजरस फॉर माइनर्स, बच्चों के लिए खतरनाक, इंजरस है, घातक है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या समझा कि दिस इज कॉल्ड अडल्ट, अडल्ट, टीन एंड किड्स। अब इंसीजर की संख्या देखिए, इंसीजर की संख्या देखिए। जब इंसीजर की बात आती है तो अडल्ट में इंसीजर कितने हो जाते हैं? 8, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, कैनाइन कितने हो जाते हैं? 4, 2 ऊपर 2 नीचे। प्रीमोलर्स कितने हो जाते हैं? 8, 4 ऊपर 4 नीचे। और मोलर कितने हो जाते हैं? 6 और 6, 12, 6 ऊपर और 6 नीचे। देखो अकल की दाढ़ भी इसमें शामिल कर ली जाती है, और अकल की दाढ़ भी मोलर टीथ का ही एक उदाहरण है। मैं ये नहीं कह रहा अकल की दाढ़ मोलर दांत है, नहीं, अकल की दाढ़ मोलर टीथ का एक उदाहरण है। तो 1 2 3, 1 2 3, ऊपर 3 और 3 6, तो 6 और 6 12 हो जाते हैं।
समझ आया? अब उसके बाद टीनेजर की बात करें तो टीनेजर में क्या नहीं होती? अकल की दाढ़ नहीं होती, बाकी सारे टीथ होते हैं। यहां से कितना कम कर देंगे भाई? 4 कम कर दो, 4 कम कर दो, 1 2 3 4। अकल की दाढ़ नहीं होती, अकल की दाढ़ की संख्या 4 ही तो हो गई। तो 12 में से 4 गए, कितने बचे? 8। 8 4 8 8 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 4 28। तो एक किशोर अवस्था के मुंह में 28 दांत टोटल हो गए। बच्चों के मुंह में 8 दांत, ये 4 दांत, ये एक भी दांत नहीं, और 8 दांत ये। 8 और 4 12 और 8 20। एक बच्चे के मुंह में 20 दांत पाए जाते हैं। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। समझ आया या नहीं आया? समझ आया या नहीं आया? चलो इसको फिर दोबारा से समझते हैं। यहां पर कितने होंगे? 4 दांत ऊपर, 4 दांत नीचे। ठीक है। यहां कितने होंगे? यहां होंगे 2 दांत ऊपर, 2 दांत नीचे। ठीक है। यहां कितने होंगे? यहां 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे। वेरी गुड। और यहां कितने होंगे? 6 दांत ऊपर और 6 दांत नीचे। नीचे मतलब नीचे वाले जबड़े में। समझ आया या नहीं आया? आया ना? यस। नीचे वाले जबड़े का नाम बताइए। मैंडिबल। नीचे वाले जबड़े का नाम क्या है? मैंडिबल। और ऊपर वाले जबड़े का नाम क्या है? मैग्जिला। ऊपर वाले को क्या, दांत को क्या कहते, दांतों को जिसमें लगे होते हैं उस जबड़े को क्या कहते हैं? अनु। और नीचे वाले जबड़े का नाम है हनु, इसको कहते हैं हनु। ऊपर वाला जबड़ा कहलाता है अनु। दिस इज कॉल्ड मैग्जिला, इट इज कॉल्ड मैंडिबल। 3 में देख लो, 4/4, यहां 2/2, यहां 4/4, यहां 4/4। समझ आया क्या? यस। किड्स में देख लो, 4/4, यहां 2/2, उसके प्रीमोलर नहीं होते हैं, 0, और मैंडिबल 4/4। समझ आया क्या? समझ आया क्या? 4 दांत ऊपर अब इसको बिल्कुल फैक्टराइजेशन में समझें तो हम यहां 4 का मतलब क्या है? ऊपर 4 नीचे 4। यहां पर कैसे है? 1 + 1। एक देखो जबड़ा जैसा होता है उसके अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। जबड़ा कैसा है? डायग्रामेटिक फॉर्म में समझें। देखो बीच में इस तरीके के दांत लगे हैं और उनके बगल से ऐसे दांत और लगे हैं। तो ये बीच वालों का नाम और इनका नाम भी सेपरेट हो सकता है, लेकिन सब क्या कहलाते हैं? इंसीजर। इन्हें बोल दे, बीच वालों को कह देते हैं प्राइमरी इंसीजर और बाहर वालों को कह देते हैं सेकेंडरी इंसीजर। क्या कह देते हैं? सेकेंडरी इंसीजर। ठीक है। उसके बाद इस तरीके के नुकीले दांत लगे हैं, ये कहलाते हैं कैनाइन। उसके बाद इस तरीके के दांत लगे हैं, कितने? 2 इधर, 2 इधर। फिर और दांत आ जाते हैं और फिर आ जाती है अकल की दाढ़, जिसका अकल से कोई संबंध नहीं है। समझ आया? समझ आया? यस। ये क्या है? ये हमारी दांतों की श्रृंखला है। ये हमारे दांतों की श्रृंखला है। यस और नो? समझ आया? यस। अब जैसे दांत ये हैं, है ना, जैसे दांत ये हैं वैसे ही दांत नीचे भी होते हैं। ये क्या है? ये इसका मिरर इमेज है। ये इसके मिरर इमेज है। जैसे दांत ऊपर हैं वैसे ही दांत नीचे की तरफ भी हैं। ठीक है।
ऊपर जैसे हैं वैसे ही नीचे की तरफ भी हैं। तो हमने क्या बोल दिया, ये ऊपर के दांत और नीचे के दांतों की मिरर इमेजिंग है। अब इसके अंदर हम समझते हैं कौन से, ये वाले दांत हो गए इंसीजर, ये 4 दांत क्या हो गए, इंसीजर। ये दांत हो गए कैनाइन, फिर ये वाले दांत क्या हो गए, ये दांत हो गए प्रीमोलर, और ये वाले दांत कौन से हो गए, ये सारे दांत हो गए मोलर, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, और ये यहां तक, और ये अकेला, और बाकी यहां से यहां तक। यस, समझ आया क्या, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। टोटल दांतों की संख्या ये किसमें है, ये दांतों की संख्या किसी वयस्क व्यक्ति में है, किसमें है, किसी वयस्क व्यक्ति में। इंसीजर की संख्या हो गई नीचे की तरफ 4, और कैनाइन्स हो गए 2, प्रीमोलर हो गए 4, और मोलर हो गए 1 2 3 1 2 3, टोटल 6। ऐसे ही ऊपर भी हैं, है ना, ये ऊपर भी ऐसे ही हैं। तो ये जो लास्ट में है जिसको हम अकल की दाढ़ कहते हैं, ये मोलर टीथ का ही उदाहरण है। मोलर टीथ का 17 साल से लेकर 32-35 साल तक ये दाढ़ निकल सकती है ना, 17 साल से 32, तो क्या बोलते हैं, किसी व्यक्ति की मेच्योर कंडीशन हो गई है ना, वो कैसा हो गया है, समझदार हो गया है, बस इसीलिए इसको अकल की दाढ़ कह देते हैं। ठीक, तो ये दांत समझ आए। फिर इसमें एक प्रश्न आता है डेंटल फॉर्मूला, क्या आता है, डेंटल फॉर्मूला, दंत सूत्र, दंत सूत्र, बड़े आराम से बना लोगे आप, बड़े आराम से। तो सबसे पहले मनुष्य में वयस्क, बाकी आप और देखिएगा, और एनिमल्स के अलग अलग दंत सूत्र होते हैं, हाथी का देखिएगा, चूहे का देखिएगा, कुत्ते का देखिएगा, बिल्ली का देखिएगा, शेर का देखिएगा, गाय का देखिएगा, बकरी का देखिएगा, भेड़ का देखिएगा, घोड़े का देखिएगा, सबके अलग अलग डेंटल फॉर्मूला है। अब मनुष्य का डेंटल फॉर्मूला देखिए, वयस्क में होता है 2:1:2:3 रेशियो 2:1:2:3, अभी समझा दूंगा क्यों होता है। फिर किशोर, जिसको टीन कहा जाता है, किशोर का होता है 2:1:2:2 रेशियो 2:1:2:2। किशोर अवस्था की उम्र कितनी, कौन सी, कहां तक होती है, किशोर अवस्था कहां से कहां तक होती है, 13 साल से लेकर 17 साल तक, अब तो 12 साल से 17 साल तक कह सकते हैं, ठीक है, कई पैरामीटर में 11 साल भी है। किशोरावस्था 21-22, आपको पता है हमारी हमारी मेंटल एज है ना, कोई व्यक्ति का शरीर, जैसे कई लोग होते हैं, कई बच्चे होते हैं जो 16 साल के हुए हैं, 15 साल के हुए हैं, लेकिन उनका जो थॉट प्रोसेस है, मतलब कॉन्स्पिरेसी करने की क्षमता, षड्यंत्र रचने की क्षमता, वो जब ज्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में वो कभी कभी वयस्क जैसी हरकतें भी करते हैं। और ऐसी कंडीशन में कई बार उन्हें, जब मान लो वो कोई क्राइम करते हैं, तो उन्हें बच्चा समझ के छोड़ा नहीं जाएगा, उनके ऊपर एक स्पेशल तरीके का टेस्ट किया जाएगा, और अगर वो उस टेस्ट में वयस्क पाए गए तो उन पर वही सारी सजाएं काम करेंगी जो किसी वयस्क पर करती हैं, चाहे वो उसकी उम्र 17 साल से कम क्यों ना हो, है ना, किसी की 17 17.5 साल की उम्र है, 17 साल की है, और वो कोई क्राइम कर दे, और ऐसे में वो पकड़ा जाए, और फिर उसका टेस्ट किया जाएगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट। अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट में ये पाया जाता है कि उसकी मेंटल एज 17 साल से ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में उस पर वही सारे केस लगेंगे जो किसी वयस्क में लगते हैं, है ना। तो किशोर हो गया 21-22 रेशियो 21-22 दांतों के आधार पर। उसके बाद है एक बच्चा, यानी कि किड, तो बच्चे के हो गया 2:1:02 रेशियो 2:1:02। अब ये कैसे आया,
डेंटल फॉर्मूला कैसे बना? बहुत आसान है समझना, यहां से समझिएगा। इसके अंदर ऊपर वाले पॉइंट को देखिएगा, सबसे पहले ये अडल्ट वाले को, नीचे वाले पॉइंट को देखिए ही नहीं, है ना, मैं छुपा ही देता हूं इसको। ये मैं छुपा ही दे रहा हूं। ये लीजिए, अभी आपके सामने सिर्फ ये गणना है। अब इस गणना को देखिएगा कि अगर हम इन सब में फैक्टराइज कर दें या कॉमन ले लें, इसको सिंप्लीफाई कर दें, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इन सब का फॉर्मलाइजेशन करने पर, यानी कि इसको सबको फैक्टराइज करने पर दो कॉमन निकलेगा इसमें। जब दो कॉमन निकलेगा तो क्या बनेगा? 2/2, 1/1, 2/2 और 3/3। देखो फॉर्मूला, 2123/2123। समझ आ गया? 2123/2123, तो अनुपात हो गया हमारे कैनाइन दांतों का, हमारे इंसीजर दांतों का, हमारे कैनाइन दांत, प्रीमोलर टीथ, इन सबसे अगर हम समझें तो डिफरेंस समझ आया कि इन सब में क्या अंतर आएगा। इसका अनुपात इससे, तो 2:1, 2:1। समझ आया? ये है डेंटल फॉर्मूला। किसका? मनुष्य का। मनुष्य में भी 3 टाइप का बन रहा है मनुष्य। ऐसे ही आप देखिएगा, कुत्ते का, जो नवजात कुत्ता है या फिर छोटा कुत्ता है, उसका डेंटल फॉर्मूला, कुत्ते का जो बच्चा है उसका डेंटल फॉर्मूला, और जब वो पूरा वयस्क हो जाए तब उसका डेंटल फॉर्मूला। ऐसी घोड़ा, घोड़े का डेंटल फॉर्मूला, और जब वो वयस्क हो जाए तब उसका डेंटल फॉर्मूला डिफरेंस हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई। हम दांतों की बात कर रहे थे, नेक्स्ट लाते हैं लार पर, यानी कि स्लाइवा पर। लार, तो सबसे पहले प्रश्न आता है लार का पीएच मान क्या है। तो लार, जब हमें भूख लगती है तब उसका पीएच मान कम हो जाता है, 7 से कम हो जाता है। कितना हो जाता है? 6.4 हो जाता है। कब? जब भूख लगती है। और सामान्य अवस्था पर कितना रहता है? 7.5। पीएच क्या होता है? पॉवरियस हाइड्रोजनी, जर्मन वर्ड है, ठीक है। तो पीएच 6.4, 7.5 सामान्य अवस्था पर। समझ आया? मुख के अंदर लार आती कहां से है? मुख के अंदर लार आती है लार ग्रंथियों की सहायता से। मुख के अंदर लार कहां से आती है? मुख के अंदर लार आती है लार ग्रंथियों से। ये रही लार ग्रंथियां। यस, ये रही लार ग्रंथियां। पैरोटिड, सबलाइंगुअल और सब मैंडिबुलर। पैरोटिड कौन सी है? ये वाली पैरोटिड, ठीक है। सब लाइंगुअल मतलब जो जीभ, जो जीभ से जुड़ी हुई है, जो जीभ से जुड़ी हुई है उसको हम क्या कह रहे हैं? सब लाइंगुअल, ठीक है। और जो नीचे वाले जबड़े से जुड़ी हुई है उसे कहते हैं सब मैंडिबुलर। पैरोटिड, सब मैंडिबुलर जो नीचे वाले जबड़े से जुड़ी है, और सब लाइंगुअल जो नीचे जीभ से कनेक्टेड है। समझ आया? यस, पैरोटिड, सब लाइंगुअल और सब मैंडिबुलर। तो 3 लार ग्रंथियां हो गई। अब इसके बाद
इसके बाद हमें यह समझना है कि हमारी जो लार ग्रंथियां होती हैं वो क्या बनाती हैं, क्या बनाती हैं, एंजाइम। एक्चुअली ये बनाती हैं स्लाइवरी जूस, यानी कि स्लाइवा। और स्लाइवा में क्या होते हैं, एंजाइम। होते हैं स्लाइवा में मौजूद होते हैं एंजाइम्स। अब कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, इस पर क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहला एंजाइम है सिलेवरी अमाइलेज। कौन सा है, सिलेवरी अमाइलेज। मुख के अंदर किस चीज का पाचन होता है, कार्बोहाइड्रेट का। तो सिलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहता है। इसको क्या बोल सकते हैं, टाइलिन। इट्स कॉल्ड टाइलिन, ठीक है। सेकंड है माल्टेज। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा काम हो गया है। माल्टेज, सिलेवरी अमाइलेज जिसको हम टाइलिन कहते हैं, और माल्टेज। तो ये किसको डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को। ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, जिसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। समझ आया। तो हमने किसकी बात की, हमने बात की ओरल कैविटी की। किसकी, ओरल कैविटी की। तो ओरल कैविटी में दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गई, द वन इज टीथ एंड सेकंड इज स्लाइवा। एक तो मैकेनिकल काम करता है यांत्रिक रूप से, और ये केमिकल रूप से। समझ आया, मैकेनिकल और केमिकल रूप से, ठीक है। ओके, तो ये क्या हुआ, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम का प्रारंभ हुआ, जिस पर हम बात कर रहे हैं कि भोजन का पचना हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है। इसी चीज को हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप तब तक पढ़िएगा इसी चीज के बारे में जिसको मैंने आपको बोला था कि डेंटल फॉर्मूला अलग अलग एनिमल्स का पूछा जा सकता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।